हाँ जी बच्चे, लास्ट क्लास में ना आपको मैंने सेल्फ इंडक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, न्यूमेरिकल करवाए थे। उस तरह के न्यूमेरिकल आपकी प्रदीप्स की बुक में गिवन है, टाइप सेम होगी, वो आप ट्राई कर सकते हो। अब हम इसकी एक दो डेरिवेशंस कर रहे हैं। तो डैट इज़ फर्स्ट लिखेंगे ड्राइव एन एक्सप्रेशन टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड। और इस सोलेनॉइड का आज से हम नाम क्या रख रहे हैं? इंडक्टर। अब आपको अगले वाले टॉपिक्स में ना सोलेनॉइड की बजाय इंडक्टर वर्ड सुनने को मिलेगा। बात वही है, इंडक्टर का नाम पता कैसे पड़ा है? हमने इंडक्शन यूज़ किया है, सेल्फ इंडक्शन यूज़ किया ना एल, उससे इसका नाम इंडक्टर पड़ गया। हाँ जी, तो दिस इज अ सोलेनॉइड या इंडक्टर। इंडक्टर इस तरह स्प्रिंग टाइप होता है, इसके साथ हमने सेल लगाया और रियोस्टैट लगाया। इसकी जो लेंथ है वो L है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है। इसमें से करंट I पास कर रहा है, ठीक है। करंट के कारण ये इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस बन गई है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब सोलेनॉइड का या इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड आप सबको याद होना चाहिए। थोड़ी सी पहले थ्योरी लिख लेते हैं। लिखते हैं कंसीडर अ सोलेनॉइड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A and length L, number of turns n, area of cross section A and length L. It carries a current I. It carries a current I. तो आपको पता है सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है थर्ड चैप्टर में। B की वैल्यू कितनी? म्यू नोट N/L × I। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद किया हुआ है। अब इस सोलेनॉइड में से फ्लक्स कितनी निकलेगी? फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? NBA cos 0 डिग्री। cos 0 आपका क्यों लगा रहे हैं? जिस तरफ मैग्नेटिक लाइंस है उसी तरफ एरिया वेक्टर है, तो cos 0 बनेगा, ठीक है। फ्लक्स फाई इक्वल टू N, B की वैल्यू पुट करो, म्यू नोट N/L × I, B की वैल्यू साथ में A, cos 0 तो होता है 1, cos 0 1 होता है। तो आपके पास फ्लक्स जो बनेगी ना म्यू नोट N² A/L × I बन जाएगी, ये फ्लक्स बन जाएगी। बट फ्लक्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, LI भी होता है, LI जो हमने इसमें पढ़ा अभी, फ्लक्स इक्वल टू LI। तो LI इक्वल टू आपका बन जाएगा म्यू नोट N² A/L × I। दोनों तरफ I से I कैंसिल हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L की वैल्यू आपके पास बनी है म्यू नोट N² A/L। ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आ गया। अब ये फॉर्मूला देख के बताइए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? एक तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, दूसरा ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तीसरा ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड पे, और चौथा फैक्टर क्या है? मीडियम पे, म्यू नोट पे, मीडियम पे। तो अगर हम इसको एक सिंपल वर्ड में लिखें कि L किस पे डिपेंड करता है, सेल्फ इंडक्शन किस पे डिपेंड करती है, तो आंसर आएगा ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनॉइड पे। सेल्फ इंडक्शन डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनॉइड। ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। ज्योमेट्री ऑफ सोलेनॉइड में बच्चे क्या क्या आ गया? लेंथ आ गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स आ गई। पहला फैक्टर लिखा। दूसरा फैक्टर लिखेंगे मीडियम इनसाइड द सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड के अंदर हमने जो मीडियम रखा है उस पर डिपेंड करेगी, मीडियम इनसाइड द सोलेनॉइड। अब मीडियम पे कैसे, वो आप देखते हैं बच्चे। अगर आपके पास ये सोलेनॉइड है या इंडक्टर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब इसके अंदर एयर तो होएगी,
तो इसको हम कहते हैं एयर कोर सोलेनोइड। अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब एयर तो होगी ना, तो डैट इज़ कॉल्ड एयर कोर सोलेनोइड। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल में लिखा जाए एयर कोर सोलेनोइड तो आपने म्यू नॉट लिखना है। लेकिन अगर मैं इसी के अंदर कोई मेटेलिक रोड, आयरन की रोड डाल देता हूँ इसी सोलेनोइड में, अगर आयरन डाल दिया तो इसका नाम पड़ जाएगा फिर आपके पास आयरन कोर सोलेनोइड। मतलब जिस तरह का मीडियम होगा उसी तरह का नाम पड़ेगा। इसके अंदर एयर है तो एयर कोर सोलेनोइड, अगर आयरन डाल दिया तो पड़ जाएगा नाम आयरन कोर सोलेनोइड। और आयरन के लिए एल का फॉर्मूला बन जाता है म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, म्यू बन जाएगा। और म्यू होता है परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। जैसे अपन लिखते हैं ना एप्सिलॉन फर्स्ट चैप्टर में, वैसे म्यू आ गया। और इस म्यू की वैल्यू बची होती है म्यू नोट म्यू आर। म्यू की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नोट म्यू आर। तो ये वाला जो एल है ये तो है एयर के लिए, तो मैं एल नोट लिख देता हूँ। ये वाला जो एल है ये मीडियम के लिए है, इसको मैंने एल एम लिख दिया। ठीक है, अगर मैं एल एम अपॉन एल नोट करता हूँ, एल एम की वैल्यू है म्यू नोट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल, और एल नोट की वैल्यू है म्यू नोट एन स्क्वायर ए बाई एल। तो कटिंग करके ये म्यू आर आ जाता है। ठीक है, और जो म्यू आर है इसकी वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा होती है। म्यू आर की वैल्यू 1 से हमेशा ज़्यादा होगी। 3, 4, 5, 7, 80, 100, 500 डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम अपन ने डाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एल है मीडियम वाला वो एल नोट से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी सोलेनोइड में, किसी इंडक्टर में कोई मीडियम डाल देना तो उसकी सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अगर सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा होगी है तो आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर उसकी सेल्फ इंडक्शन ज़्यादा होगी है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी वो ज़्यादा बनाएगा। तो मीडियम डालने से इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा बनता है। ठीक है, ये चीज़ हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी कोई काम नहीं आना है इसका, अगले चैप्टर में काम आएगा। ट्यूब के अंदर लगती है चोक कॉइल। जो ट्यूब होती है ना, अगर आपको जो दिख रहा है तो ये चोक कॉइल लगी है ट्यूब के अंदर। इस चोक कॉइल में हम मीडियम वाला एल यूज़ करते हैं। इंडक्टर लगा था ट्यूब के अंदर, चोक कॉइल जो होती है वो इंडक्टर है, बस उसके अंदर मीडियम ही डला होता है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये अगला चैप्टर आएगा एसी सर्किट्स, उसमें पढ़ा जाएगा। अभी जस्ट आपने ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन आता है, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एंड हैंस फाइंड एनर्जी डेंसिटी। एक तो हमने एनर्जी इंडक्टर में पता लगानी है कितनी स्टोर होती है, एंड हैंस फाइंड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड और एक एनर्जी डेंसिटी हमें पता लगानी है इंडक्टर के अंदर। इंडक्टर का नाम क्या था एक्चुअल में? सोलेनोइड था। तो हमने सोलेनोइड के अंदर एनर्जी स्टोर पता लगानी है और उसकी एनर्जी डेंसिटी पता लगानी है। तो दिस इज अ सोलेनोइड या इंडक्टर, सेल लगा दिया और साथ में लगा दिया रियोस्टैट। जो रियोस्टैट है इससे हम करंट को बार बार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी इंडक्टेंस L है, सोलेनोइड की इंडक्टेंस कितनी है? L है। व्हेन वी चेंज द करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। जब हम करंट को चेंज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा और उसकी वैल्यू होती है माइनस एल डी आई बाई डी टी। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लिखा जाएगा एल डी आई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड में अपन माइनस का साइन नहीं लगाते, मैग्नीट्यूड में हम माइनस का साइन नहीं लगाते। ठीक है, तो जो पावर होती है P, आपको पता है पावर P का फॉर्मूला होता है VI। देखो सारे
फॉर्मूले इंटरकनेक्टेड है। पावर का फॉर्मूला VI हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। अब इसमें जो V है वो है पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा, दैट इज़ इंड्यूस्ड EMF है। तो आपने V की जगह ना यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF पुट करना है इनटू I। इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू है LdI/dt, साथ में I, ये पावर बन गई। और पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ dW/dt इक्वल टू LI/dI/dt, ये बन गया। दोनों तरफ से dt से dt कैंसिल हो गया। डेरिवेशन तो आसान है, बस ये कि डेरिवेशन के ना स्टार्ट अगर एक वाली हो जाए ना डेरिवेशन, फिर तो आगे आगे चलती रहेगी। पेपर में डेरिवेशन आती है तो बच्चों को स्टार्ट करने वाला फॉर्मूला ही भूल जाता है, फिर वो आगे कंटिन्यूटी नहीं हो पाती। तो इसलिए इसको रिटर्न प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, लिख के देखना है और स्टार्टिंग याद रखनी है कि अपन P = VI से शुरू करना है। बस आगे तो सीधा ही इंटीग्रेशन करनी है आपने। बस आपके पास dW की वैल्यू कितनी बन गई, LI/dI बन गई। अब आपने दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ LI/dI। LI/dI में लिमिट लगेगी 0 to I और इधर लिमिट लगेगी 0 to W, वो हमने लिख दिया। सोल्व कर दो। dW की इंटीग्रेशन और W होगी, L कांस्टेंट है, I/dI की इंटीग्रेशन हो जाएगी I² 2, ऐड 1 to द पावर डिवाइडेड बाय न्यू पावर। तो इससे वर्क डन W की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ½ LI², ठीक है। एंड दिस वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी इन द इंडक्टर, दिस वर्क डन स्टोर्ड एज एनर्जी इन द इंडक्टर, ये इंडक्टर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। जो एनर्जी स्टोर हुई इंडक्टर में U लिखेंगे, दैट इज़ ½ LI²। अब अपने पास एनर्जी के बड़े फॉर्मूले बन गए। अगर आपको मैं शुरू से बताना स्टार्ट करूं एनर्जी के क्या क्या फॉर्मूलेज है एनर्जी स्टोर के, तो एक तो आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, एक आपने पढ़ा है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, और एनर्जी का अपन एक ये वाला फॉर्मूला पढ़ा ½ LI²। और भी एक दो फॉर्मूले और भी होंगे एनर्जी के, तो ये आपको मैनेज करना है सारा कुछ। पहला पार्ट अपना हो गया, एनर्जी स्टोर आ गई। सेकंड पार्ट हम फाइंड कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। तो U इक्वल टू हमें पता है ½ LI² होता है। व्हाट इज़ L? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और I है करंट। और L का हमने बच्चे फॉर्मूला पढ़ा है अभी, μ0 n² A/L। तो यहाँ पे मैं L का फॉर्मूला पुट कर दूँगा। अब इंडक्टर एक तरह का सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है μ0 n/L × I। तो इससे आपके पास अगर I की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो ये बन जाता है BL/μ0 n, ये करंट आ जाता है, ये करंट की वैल्यू आ जाती है। सोलेनॉइड होता है ना इंडक्टर, सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ से तुम I निकाल लो, यहाँ पुट करेंगे I, इधर पुट करेंगे L। तो देखिए U कितना बनता है, ½ L की वैल्यू है μ0 n² A/L और I की वैल्यू है BL/μ0 n। तो आपके पास जो एनर्जी यूज होगी U इक्वल टू ½ μ0 n² A/L इंटू B² L² बाई μ0² n², ये बन जाता है। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, n² से n² कैंसिल हो गया, एक μ0 से एक μ0 कैंसिल हो गया, एक L से एक L कैंसिल हो गया। तो आपके पास U की जो वैल्यू बनती है ये आपके पास बनती है ½ B² AL बाई μ0, ये आपके पास U की वैल्यू बनती है। थोड़े कटिंग दोबारा खुद चेक करके देखना, ½ μ0 ऊपर वाला कैंसिल होगा, नीचे वाला बचा, n² तो n² पूरा ही कैंसिल होगा, AL ऊपर बचा है और B² बचा है, वो लिख दिया। अब A फॉर एरिया, L फॉर लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो आपके पास U की वैल्यू बन जाएगी B² बाई 2 μ0 इंटू वॉल्यूम,
और एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ये आपके पास बन जाएगा B²/2 म्यू नॉट। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? इट इज़ B²/2 म्यू नॉट। तो एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में ना B आ रहा है, B फॉर व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। इसका मतलब इंडक्टर में ना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। इंडक्टर में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि B आ रहा है ना, B फॉर व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। यही ऐसा ही फॉर्मूला अगर आपको याद हो, अपन ने कैपेसिटर में पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला 12ε0 E²। ये हमने कैपेसिटर में पढ़ा। तो कैपेसिटर में एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, और इंडक्टर में होती है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर। ठीक है, इसका कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा खास नहीं है, सिंपल फॉर्म वैल्यू पुट करने वाला ये L दिया होगा, I दिया होगा, एनर्जी निकालनी है, और कोई फॉर्मूला नहीं है। चलिए, ये आप में आना चाहिए इतना ये। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ये वाली है, ये मैग्नेटिक एनर्जी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें ना, अगला जो टॉपिक है उसमें न्यूमेरिकल है, इंडक्टर का ही न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल आजकल पेपर में पूछा जा रहा है, मतलब 2-3 साल से वो न्यूमेरिकल आ रहा है एग्ज़ाम में, पहले नहीं आता था। तो वो आपको मैं एक दो न्यूमेरिकल उस तरह के करवाऊँगा, फिर हमारा इंडक्टर वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये VA पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम। यहाँ पे ना इंडक्टर लगा हुआ है, ये सेल है 3 वोल्ट का, फिर ये रेजिस्टर है 3 ओम का। दिस पॉइंट इज़ B। हमने किरचॉफ लॉ में यही न्यूमेरिकल पढ़ा था, उसमें सेल और रेजिस्टेंस था। अब इसके बीच में क्या आ गया? इंडक्टर आ गया। इस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है ना, वो आप मान लेते 1 हेनरी है, या 2 हेनरी ले लो। इंडक्टेंस इसकी 2 हेनरी है। करंट 5 एम्पेयर राइट साइड पे जा रहा है, करंट 5 एम्पेयर राइट साइड पे जा रहा है, और आपको di/dt 2 एम्पेयर पर सेकंड दिया हुआ है। मतलब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 2 एम्पेयर पर सेकंड दिया हुआ है। मतलब करंट इस रेट से चेंज हो रहा है, और साथ में वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड VA माइनस VB। हमने ना पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना है। इस पे इम्पोर्टेंट लिख लो, आजकल ऐसा न्यूमेरिकल आ रहा है। किरचॉफ लॉ में भी ऐसा न्यूमेरिकल था 2nd चैप्टर में, लेकिन 2-3 सालों से ये न्यूमेरिकल बहुत बारी वो रिपीट कर रहे हैं। कंपटीशन के पे एग्ज़ाम में भी आ रहा है और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ रहा है। तो देखते हैं, अगर आपको किरचॉफ लॉ याद है, वैसे ही अपन ने करना है। ये प्लस माइनस हो गया, A से B की तरफ जाना है, मतलब आपने हमेशा करंट की डायरेक्शन में जाना है। जब भी न्यूमेरिकल आ जाए हमेशा जाना करंट की डायरेक्शन में ही है। तो पहले तो आपने लिखना है VA, सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। VA लिखा, उसके बाद हम B तक अपन ने जाना है। पहले मैंने लिखा VA, फिर उसके बाद जब हम रजिस्टर में जाते हैं, करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, माइनस लगाते हैं, -5 × 2, वो हमने लिखा। उसके बाद आपको इंडक्टर मिला। जब भी इंडक्टर आए तो -L di/dt ही लगाना है। इंडक्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड EMF बनता है ना, वो -L di/dt ही बनेगा इंडक्टर में, वो हमने लिख दिया। उसके बाद अपने पास सेल आ गया। सेल में अपन जा रहे प्लस से माइनस, तो माइनस लिखना है। हम सेल में जहाँ भी जाएंगे ना, प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो क्या लिखना है आपने? माइनस लिखना है सेल में। उसके बाद ये करंट तो 5 एम्पेयर का ही रहा है, तो -5 × 3 लिखना है, वो हमने लिख दिया। फिर हम पहुंच कहाँ पे गए? B पे पहुंच गए। अगर हम B पे पहुंच गए तो इक्वल टू आपने VB लिखना है। हम जिस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे इक्वल टू VB लिखना है। अब VA -5 × 2 10 -
एल कितना है 2 × अब यहाँ पे बात आती है करंट इंक्रीज़ कर रहा है। अगर करंट इंक्रीज़ करे तो di/dt आपने लिखना है +2 2 एम्पेयर पर सेकेंड है ना, तो +2 लिखना है। अगर करंट जो डिक्रीज़ करता तो माइनस लगाते, ये याद रखना है। उसके बाद -3 -15 = VB, तो तुम्हारा बनेगा VA -10 -4 -3 -15 = VB, तो ये बन जाएगा -14 -17 और -15 कितना हो गया -32 = VB। तो व्हाट इज़ VA माइनस VB, ये आपके पास 32 वोल्ट आ गया। तो दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। इस तरह का आपको मैं 1-2 न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये हमें आना चाहिए। याद रखना है हमेशा अपने करंट की तरफ जाना है। ये दे दी करंट 1 एम्पेयर आ रहा है और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपको दिया हुआ है 3 एम्पेयर पर सेकंड और करंट ना डिक्रीज़ कर रहा है, ये लिखा हुआ है। एंड वी हैव टू फाइंड VB माइनस VA, हमने ना VB माइनस VA फाइंड करना है। चाहे हमने VB माइनस VA फाइंड करना है, लेकिन हमने शुरू B से नहीं करना। अगर B से करोगे ना तो कई बार बच्चे कन्वेंशन में गलती लगा देते हैं, और अगर थोड़ी सी प्लस माइनस की गलती होगी तो सारा कुछ गलत हो जाएगा। तो इसलिए अपन ने स्टार्टिंग तो A से ही करनी है। तो देखते हैं क्या बनता है। करंट तो 1 एम्पेयर ही जा रहा है। कई बार बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर वहाँ पे तो आपने 3 एम्पेयर पर सेकंड लिखा है डिक्रीज़, और यहाँ पे करंट आ रहा है 1 एम्पेयर। तो ये डाउट ख़त्म करने के लिए अपन करंट ना 10 एम्पेयर ले लेते हैं। ठीक है वो बात कि 3 एम्पेयर पर सेकंड करंट है, इनिशियल करंट आ रहा है 1 एम्पेयर, वो डिक्रीज़ होकर वो क्या कितना बनेगा, फिर उतना डिक्रीज़ हो ही नहीं सकता ना। तो मैंने करंट 10 एम्पेयर ले लिया, तो ये 10 एम्पेयर करंट आ रहा है। पहले करंट बना ला करो सारा ना, फिर गलती नहीं लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू अपन ऐसे ही करना है VA, फिर अपन करंट की तरफ जा रहे हैं तो -10 करंट है × 2। फिर इंडक्टर आ गया। इंडक्टर में आपने क्या लिखना है -L di/dt। फिर अपने पास सेल आ गया, सेल में हम जा रहे हैं प्लस से माइनस, तो -5 लिखना है। फिर ये रजिस्टर आ गया -10 × 1। फिर इंडक्टर आ गया -L di/dt। पहुँच गया आपका B पे, तो = VB लिखना है। VA -10 × 2 20, फिर -L की वैल्यू है 2। अब जो करंट है ना वो 3 एम्पेयर पर सेकंड डिक्रीज़ कर रहा है। अगर करंट 3 एम्पेयर पर सेकंड डिक्रीज़ कर रहा है तो आपने di/dt की वैल्यू लगानी है -3। ठीक है, फिर -5 -10 × 1 10, फिर -L की वैल्यू है 4। अब di/dt की वैल्यू भी हमने क्या लिखनी है, -3 लिखनी है, क्योंकि जो करंट है ना वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। = VB, तो तुम्हारा बन जाएगा VA -20 + 6 -5 -10 + 12 = VB। तो देखो आप VB माइनस VA कितना बनेगा। हाँ जी, VB माइनस VA कितना बनेगा, -20 + 6 -14 -14 -5 -19 -10 -29 + 12, दैट इज़ -17। -29 + 12 आ जाएगा -17। तो दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A। तो B और A के बीच में आपके पास
ये पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है, -17 वोल्ट। ठीक है जी। तो बच्चे इस तरह के आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आपकी जो सब्जेक्टिव बुक है प्रदीप्स की, उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे। 7-8 न्यूमेरिकल है बस। सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक आप ख़त्म करो। नेक्स्ट क्लास में हम म्यूचुअल इंडक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।